बारे में जो उसको रेगुलेट कर रहा है, उसके आगे बोर्ड्स 4 कौन से हैं, वो क्या काम करते हैं, स्केप्टिसिज्म वाली बात, जजमेंट वाली बात, ऑडिट का काम क्या है, डिपेंडेंस, मटीरियलिटी की हल्की फुल्की सी बात करता है, स्टेवरशिप की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, एजेंसी की बात करता है स्टार्टिंग के अंदर। हाँ, अश्योरेंस की टाइप्स, अश्योरेंस के एलिमेंट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर करने का फ़ायदा नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या लगता है कि आपको इस चैप्टर से कितने मार्क्स ICAP में आ सकते हैं एग्ज़ाम में? 7 से 8 नंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली कितने मार्क्स का पेपर आया था? कोई आइडिया है किसी को? नहीं, 100 का तो गूगल लगाया था। इस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आया था इस चैप्टर से? एनीवन जिसने पेपर देखा हो? नहीं, 10-12 का तो नहीं आया था, 8-10 का भी नहीं आया था, 6 किसी ने कहा नहीं आया तो था, आया था और उसने राइट्स पूछे थे। तो मुझे एग्जैक्ट अगर आप मार्क्स बता सकें, जिसके पास किताब होगी उसके एंड पे लगा होगा पेपर, मगर उसके पास 11th एडिशन होना चाहिए। जिसके पास 10th है उसमें नहीं होगा। आपके पास 10th है, आपके पास नहीं होगा। 11th एडिशन का PDF, 11th एडिशन PDF फॉर्म में है, वो जो बाइंडेड फॉर्म होती है उस फॉर्म में है। इनमें से किसी के पास होनी चाहिए किताब जो हमने न्यू बांटी थी। हाँ, इसमें होगा। इसके एंड पे देखें जरा जाके, इसके एंड पे देखें कितने मार्क्स का आया था। राइट्स का एक सवाल है, मगर कितने मार्क्स का सवाल था वो? बता दें। लेट हिम सर्च। सर ये मुझे दिखाएं, मैं ये जो एंड पे मॉक लगा हुआ है ना, वो पास पेपर ही आखिरी 4 पक्की बात है। 6 का तो नहीं था, 4 का था। 4 के लिए उसने आपसे पूछे हैं राइट्स। मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉर्मेली 27 हो गए हैं, करें स्टार्ट। आवाज़ क्लियर है आपको? आवाज़ आ रही है आपको? डन। तो जनाब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 और उससे रेलेवेंट इसके पास पेपर्स। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर कंप्लीट स्टडी कर ली है, कॉन्सेप्ट सब आपके पास मौजूद हैं। हम लोगों ने कहानी को इससे आगे लेके चलना है। एक क्विक सा ओवरव्यू किस चैप्टर में है क्या। बेसिकली हम आसानी के साथ इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑल एरियाज़ एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट, और वो तमाम एरियाज़ जो कि कंपनीज एक्ट के ही अंदर हैं और वो आपकी किताब में मौजूद है। या इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि किताब का 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 4th यूनिट और 5th यूनिट आपका यहाँ पे आएगा, और 3rd यूनिट जो कि सिर्फ बात करता है ऑन कंपनीज एक्ट और उससे रिलेटेड सिनेरियोज, वो हमें मिलता है कंपनीज एक्ट के अंदर। फिर यूनिट 1 क्या था? मीनिंग ऑफ ऑडिट। यूनिट 2 इज़ मीनिंग ऑफ अश्योरेंस। यूनिट 4 बात करता है आइजाज़ के ऊपर। यूनिट 5 बात करेगा आपकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के ऊपर। फिर कंपनीज एक्ट यूनिट 3, इसको भी हम मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन को अलग कर दें, और उससे अलावा जितना कुछ लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। फिर वापस आते हैं यूनिट 1, हम लोगों ने कहा मीनिंग ऑफ ऑडिट। अच्छा, जो नीचे बॉक्स बना है ना, इसमें मैंने बताए हैं कि इस स्पेसिफिक यूनिट में जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि यूनिट 1 मीनिंग ऑफ ऑडिट, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेवरशिप, अकाउंटेबिलिटी और एजेंसी इंपॉर्टेंट है। ICAP ने इसके ऊपर 1-2 दफ़ा सवाल पूछा है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये आप पूरी किताब में 2-3 जगह पे पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में, फिर चैप्टर नंबर 2 में, फिर चैप्टर नंबर 14 में। तो जब आप मीनिंग ऑफ ऑडिट कर रहे हो तैयार, तो आपने इन 2 एरियाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र करना है।
उसके बाद मीनिंग ऑफ एश्योरेंस में दो ही बातें हैं, लेवल्स और एलिमेंट्स, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 ISAs, इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो कि सिर्फ आप लोगों ने रीड करनी है, उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना, बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि ICAP पूछ सकता है। नेम्स ऑफ 4 बोर्ड्स ऑफ IFAC, स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASB, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है और प्रोफेशनल जजमेंट क्या है। इसी तरह 5वां यूनिट टॉक्स अबाउट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, तो इसमें भी एडवांटेजेस और इनहेरेंट लिमिटेशंस के ऊपर ICAP ने बहुत दफ़ा सवाल बनाए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 ओवरऑल हमारे पास 2 एरियाज़, 2, 4, 8, 10 एरियाज़ एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अच्छा, ये वन नोट का लिंक हम लोग उस ग्रुप में डाल देंगे। हम जो जो चीज़ें यहाँ पे शेयर करेंगे, जो जो मैं यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ, आपके पास उस लिंक में वो चीज़ें अपडेट होती चली जाएंगी, तो आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे आ रहा है वो एग्जैक्टली फॉर्मेटेड, हाईलाइटेड, जो भी कुछ हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। फिर इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली कंपनीज एक्ट पोर्शन, तो अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। देन पुराना कैसे जाएगा और नया कैसे आएगा, रिटायरमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, देन ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। 3 एरियाज एक्सेप्ट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और एंड के ऊपर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज तो आपको पता है, ICAP ने बहुत दफ़ा डिफरेंट मार्क्स के लिए डिफरेंट एरियाज़ के साथ उसको टेस्ट किए। तो ये क्विक समरी हमारे पास मौजूद है। लेवल और नहीं, सेम। याद एक बात समझ आ रही, आगे चलें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं कहानी को उन तमाम सवालों के साथ जो कि कंपनीज एक्ट में अभी तक कवर नहीं होते हैं, यानी कि कंपनीज एक्ट से हट के जितना भी एरिया चैप्टर नंबर 1 में है उसको देखते हैं। आप लोगों के पास किताब होनी चाहिए, हार्ड फॉर्म होनी चाहिए, और एक रजिस्टर अपने पास ज़रूर रखिएगा ताकि आप चीज़ों को क्विकली नोट कर सकें। एंड प्लीज़ ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये सेशन हम लोग 2 वे करेंगे। मैं आपसे डिफरेंट सवाल पूछ रहा हूँ विद एन एक्सपेक्टेशन कि आप उसको प्रॉपरली आंसर भी कर रहे होंगे। डन? ऑल सेट टू गो? ऑल सेट टू गो। अगर हम लोग बात करें उन तमाम एरियाज़ की एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट, तो अभी तक हमें 12 सवाल मिलते हैं रीसेंट अटैम्प्ट को छोड़ के। रीसेंट अटैम्प्ट को छोड़ के अभी तक 12 सवाल ICAP ने पूछे। अब ये 12 सवाल क्या है, इनको आंसर कैसे करना है, कौन सा एरिया ज़्यादा टेस्ट हुआ है, क्या क्या लिखना था, क्या क्या नहीं लिखना था, बच्चों ने गलतियाँ कौन कौन सी की होंगी, आइए स्टार्ट करते हैं। सर ऑटम 9 में उसने कहा कि सर मुझे ब्रीफली हाईलाइट कर दें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या उसने आपसे मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मांगी हैं? उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें 7 नंबर के लिए आप क्या क्या बातें लिख सकते हैं? एक एक करके सर बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पीछे। हाँ जी, फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा। कौन सा वाला फ्रेमवर्क? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अकाउंट्स बनाना उनकी जिम्मेदारी पे आएगा, फ्रेमवर्क को प्रॉपर चूज करना उनकी जिम्मेदारी पे आएगा, गोइंग कंसर्न की अजम्पशन लेके अकाउंट्स बनाना उनकी जिम्मेदारी पे आएगा। हाँ जी, डिस्क्लोजर्स को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना उनकी ही जिम्मेदारी पे आएगा, और इंटरनल कंट्रोल्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना, डिज़ाइन करना और बाद में उसको मॉनिटर करना ताकि आपके फाइनेंशियल्स में पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स ना हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। चलें, हम कौन सी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कौन सी जिम्मेदारी को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर जाएंगे?
नहीं, वो आएगी क्योंकि वो ताल्लुक़ रखती है फाइनेंशियल्स के साथ, वो आएगी। स्टीवर्डशिप क्या? नहीं, मैं इस वक्त जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूँ। स्कोप लिमिटेशन वाली बात हम लोग यहाँ से माइनस कर सकते हैं, और नॉन कंप्लायंस वाली बात माइनस कर सकते हैं, और फ्रॉड वाली बात माइनस कर सकते हैं कि उसका काम फ्रॉड की, हाँ उसको भी माइनस कर सकते हैं। तो रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 7 नंबर के लिए आपने 7 बातें लिख देनी है। अच्छा, अगर आप ये बातें लिख भी दें तो एग्जामिनर इतना माइंड नहीं करने वाला, क्योंकि उसने मार्क्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपसे टेस्ट कर लिए हैं। डन सर, लिस्ट 3 रीजंस व्हाई ऑडिट एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। खामोशी के साथ 3 नंबरों के लिए 3 इनहेरेंट लिमिटेशन उठा के लिखता है। वो कौन सी होंगी 3 मिस? इनहेरेंट लिमिटेशंस कोई पहली बता दें। ऑडिटर काम करता है सैम्पलिंग के ऊपर, मिस दूसरी? कोई एक आसान वाली बता दें। क्या? टाइम इश्यूज, कॉस्ट इश्यूज, और कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे होते, और एस्टिमेट्स के ऊपर होता है, जजमेंट्स के ऊपर होता है। तो 3 नंबर के लिए आपने 3 आसान सी लिमिटेशंस यहाँ पे पुटअप कर देनी थी। कोई मसला तो नहीं है? आगे चलते हैं। आगे वो क्या पूछ रहा है? वो कहता है कि सर बताएं, ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस बता दें। जब आप किताब में जाते हैं ना, तो किताब में आपको उसकी डेफिनेशन और नीचे 4-5 बुलेट्स मिलती हैं जो कि उसकी इम्पोर्टेंस की बात करती हैं। तो आपने वही एरिया एज इट इज़ उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सवाल में हमें कुछ मसला है या है। क्लियर है? अच्छा, कहीं भी आपको लगे कि ये चीज़ थोड़ी सी मज़ीद इलेबोरेट होनी चाहिए तो आपने मुझे बता देना। डन? आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस में आपने लिखना है कि हम लोग जो प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करते हैं क्यों करते हैं, उसकी रीजंस क्या है और हमें क्या बेनिफिट उससे मिलता है। आपके पास किताब कौन सी है? ज़रा इस तरह कीजिएगा किताब। ठीक है, इसमें भी होगा। अच्छा जी, ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन अश्योरेंस क्लाइंट। कितनी तरह की अश्योरेंस हम एक अश्योरेंस क्लाइंट को दे सकते हैं? 2 या 3? 2 कौन सी? रीजनेबल और लिमिटेड। तीसरी वाली कौन सी होती है? वो देते हैं, वो नहीं देते। तो 3 नंबर के लिए आपने ये 2 बातें लिख देनी है। बट वो कह रहा है विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल कौन सी कोट करेंगे? एक एग्जाम्पल ऑडिट है और दूसरी की क्या है? तो अभी तक तो ICAP ने कोई मुश्किल सवाल यहाँ से टेस्ट नहीं किया। ऑटम 16 2 पार्ट्स, पार्ट बी और पार्ट सी। वो कहता है कि सर बताएं इन स्टेटमेंट्स में क्या मसले मसाइल हैं आपको नज़र आ रहे हैं। रीजनेबल अश्योरेंस इज़ अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस एंड इज़ अ गारंटी। क्या ये गारंटी होती है? नहीं। तो फिर ये क्या होती है? एक हाई लेवल ऑफ क्या? हाँ, बट ये क्या गारंटी होती है? नहीं। That if audit is conducted in accordance with ISAs, it will always detect material misstatement। क्या हमेशा? तो always वाली बात उसने यहाँ पे गलत कर दी है और यहाँ पे गारंटी वाली बात उसने गलत की है। फिर नीचे the auditor obtains an understanding of controls, ठीक है, relevant to audit in order to design audit procedures that are appropriate in circumstances and also for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal controls। तो भाई वो किसी भी तरह की कोई ओपिनियन आपको कंट्रोल्स पे नहीं देता, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है और उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अपने प्रोसीजर्स को डिज़ाइन कर रहा होता है।
उसके अलावा उसने उनका कुछ नहीं करना। बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी है, देखने की जिम्मेदारी भी उनकी है, और बाद में मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की है। अच्छा, जाते जाते वो चलें ओपिनियन तो नहीं देता, बात समझ आती है, एक कागज़ दे के जाता है उनको, मैनेजमेंट लेटर। उसका एक और नाम भी होता है, लेटर ऑफ वीकनेस। सर, स्प्रिंग 17, स्प्रिंग डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, और इसके साथ बता दें कि ट्रू एंड फेयर व्यू किसे कहते हैं। तो 6 नंबर के लिए आपसे 3 डेफिनेशंस उसने टेस्ट किए हैं, लिख लेंगे। स्टीवर्डशिप क्या होती है सर? क्या सर, जो स्टीवर्डशिप होता है डायरेक्टर और जो मैनेजर का सर, मुझे एक अच्छी सी डेफिनेशन चाहिए थी आपसे। स्टीवर्डशिप में डायरेक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, उन्होंने एसेट्स की देखभाल करनी है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना है। तो अकाउंटेबिलिटी किसे कहेंगे? एज एन एजेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो अपने प्रिंसिपल के एसेट्स की सही से केयर करें। जो प्रॉफिट कंपनी को आ रहा है वो एज इट इज़ आगे रिपोर्ट होना चाहिए, कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दे आर अकाउंटेबल, वो जवाबदेह हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू किसे कहते हैं? ट्रू मीन्स फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मीन्स फ्री फ्रॉम अनबायसनेस, फ्री फ्रॉम अनबायसनेस। तो 6 नंबर के लिए अगर आपसे ये 3 बातें आई के पूछ रहा है, तो ज़रा मुझे बताइए 6 में से मैं कितने मार्क्स हासिल इजीली कर सकता हूँ एग्जाम में? 6 वाले कौन है? 1, 2 और 3, 4, 5, 6 और 5 वाले कितने हैं? और 4 वाले कितने हैं? और 3 वाले कितने हैं? और जो छोड़ के आएंगे वो वाले कितने हैं? शाबाश। मतलब आपको पता ना कि पेपर कब है, बस ये अच्छी बात है। ये ना हो कि आप पेपर किसी और का हो और तैयारी आपने कोई और की हो। हाँ, आखिरी वीक में पहला पेपर ऑडिट का है। उस्मान भाई की बातों को इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। अच्छा जी सर, ऑटम 17 में हमें एक छोटा सा सिनेरियो मिल रहा है। अभी तक किसी भी सवाल में उसने कुछ सिनेरियो डिस्कस हमसे नहीं किया था। तो ऑटम 17 में जब हम लोग कदम रख रहे हैं तो हमें एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। वो क्या बात कर रहा है? वो कहता है इन रिस्पॉन्स टू एन एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड। ये एंगेजमेंट लेटर क्या होता है? क्लाइंट को एक्सेप्ट करते टाइम जब उनको हम एक ख़त भेजते हैं, उस ख़त में कुछ बातें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस कह लें, प्री कंडीशंस कह लें, प्रिसाइसनेस नहीं, प्रेमाइस। तो उसमें कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ एडिशनल बातें होती हैं। होपफुली आप चैप्टर 2 कुछ अभी तक जिंदा है आपके जहनों में, जिंदा है? ठीक है। तो जनाब, इन रिस्पॉन्स टू एन एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड, मिस्टर अजीज असलम द न्यू CEO ऑफ RL हैज़ रिक्वेस्टेड, उसने आपकी फर्म को रिक्वेस्ट की है कि बताएं कि क्या आप हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आपने क्या करना है, आपसे 5 नंबर के लिए उसने पूछा है कि ड्राफ्ट करें एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई मेंशनिंग एनी 4 रीजंस के वाई अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। मार्क्स कितने हैं? कितनी बातें पूछ रहा है? तो 1 नंबर कहाँ से वो टेस्ट करेगा? ड्राफ्टिंग। वो आपसे एक खत का पैटर्न साथ एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने लेटर का जवाब लेटर में देना। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक प्रॉपर लेटर की अप्रोच से आएंगे। टू दिस पर्सन, डेट ये वाली,
सब्जेक्ट ये वाला, नीचे आपने बतानी है लिमिटेशंस, इसके एंड के ऊपर योर सिंसियरली और उस बंदे का नाम। तो 1 नंबर के लिए वो खत का मतन आपसे लिखवाना चाह रहा है और 4 बातें वो आपसे आगे कर रहा है लिमिटेशंस की। और ये 4 बातें कौन सी होंगी? मुझे इस लाइन में बैठे हुए 4 लोगों से वो 4 बातें सुननी है। कॉस्ट हाई हो सकती है, फिर इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ ना कुछ, बस ये लिख दूं कि कुछ ना कुछ होगा, पूरी बात करें ना यार। वीकनेस हो सकती है, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस कंट्रोल्स के अंदर भी मौजूद होती हैं जो कि इजीली कैटर नहीं हो पा रही हैं। जजमेंट्स होते हैं, अजम्पशंस के बेस पे फाइनेंशियल्स बन रहे होते हैं, कभी भी आप उसको 100% एक्यूरेसी के साथ वैल्यू नहीं कर सकते, सैम्पलिंग बेस पे होती है। तो अगर सवाल 8 नंबर का होता और यहाँ पे 7 बातें होती हैं तो मुझे मज़ीद 3 बातें, 1, 2 और 3, हाँ, ह्यूमन एरर, पर्सुएसिव और कंक्लूसिव वाली बात। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इट इज़ नियरली ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हम हर एक को चेक करें, तो हम सैम्पलिंग में काम करते हैं और ये बात पहले हो चुकी है। कोई और बात? वो भी बात हो गई है। फ्रॉड वगैरह हम लोग डिटेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इस सवाल में कोई मसला क्लियर है? ये अभी तक का हमें पहला छोटा सा एक सिनेरियो देखने को मिला है जो कि टेक्निकली सिनेरियो नहीं है ये भी क्राइमिंग बेस्ड सवाल ही। उसने आपसे क्या पूछा है? 4 लिमिटेशंस। सिर्फ ऊपर आपको एक कहानी सुनाई है जिसका सिर्फ ताल्लुक कहाँ तक है? उस ख़त की डिज़ाइनिंग के साथ। अंदर आप क्या लिख रहे हैं? अपनी क्राइमिंग। डन भाई, वो ड्राफ्ट मांग रहा है आपसे। उसने आपसे क्या कहा? ड्राफ्ट करें एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई। ये जो वर्ड अप्रोप्रिएट है ना, ये इस चीज़ को साबित कर रहा है कि वो आपसे लेटर मांग रहा है। अदरवाइज वो आपसे कहता कि सिर्फ मेंशन कर दे एनी 4 रीजंस। ड्राफ्ट एंड अप्रोप्रिएट रिप्लाई जिसमें आपने ये 4 बातें लिखनी है और मार्क्स भी इस चीज़ को मज़ीद गवाही दे रहे हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ओए होए, 8 नंबर के लिए एक और सिनेरियो ऑटोमेटिन पढ़ते हैं। पहले ज़रा रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अच्छा, नीचे तो आप लोगों का था कन्फ्यूजन कि ड्राफ्ट करना है, ख़त लिखना है, नहीं लिखना। अब ज़रा पढ़ लें। राइट अ लेटर। उसने कहा पिछली अटैम्प्ट वालों को तो बात समझ में नहीं आई थी, इस दफ़ा मैं उनसे वाकई में साफ साफ कह के ही लिखवा लूँ। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, ये लाइन कुछ याद है? बचपन में बहुत दफ़ा लिखा होगा हमने। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग अबाउट द बर्थडे गिफ्ट यू सेंड, लैंडिंग अ कैमरा, लैंडिंग अ वॉच और लैंडिंग ऑफ बुक। तो ख़त का मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपने स्टार्टिंग एलिमेंट्स और एंडिंग बातें क्या लिखनी है। माय डियर सर, वापस आते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू रिमूव हिज मिसकंसेप्शंस, यानी कि ऊपर वाली बात में कोई ना कोई मिसकंसेप्शंस मौजूद है, कोई ना कोई इबहाम उसके माइंड में है जिसको आप ख़त लिख रहे हैं। अभी तक हमने सिनेरियो को खोल के नहीं देखा, बट रिक्वायरमेंट हमें ये बता रही है कि ऊपर वाली बात में कुछ ना कुछ मसले मसाइल मौजूद हैं, कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। किसके लिए? रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि ऊपर जो ये बात करेगा उसमें ऑडिट के मुतालिक आपके दोस्त को कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ इबहाम है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। आपने ड्राफ्ट करते हुए ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू 8 नंबरों के लिए। बड़े होते हैं 8 नंबर। 8 में से कम कितने मार्क्स लेने चाहिए? 4 वाला कौन है? 4 50%। अगर हर सवाल में 50 के लिए जाओगे तो फेल हो जाओगे। टारगेट करो कि हर सवाल में 70-80 तक जाओ, वो काट पीट के आई कैप ऑटोमेटिकली आपको 50-60 पे लेकर आएगा।
बट अगर आपके अपना ये होगा कि मैंने 50 के लिए जाना है, तो फिर आप 20-30 पे गिरोगे आके, तो ये काम आपने नहीं करना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब सवाल पढ़ें। A friend of yours has invested in the shares of AL, Ascender Limited. On receiving the company's annual report, he made the following comments. वो ज़्यादा ही comments है भाई। The auditor has expressed an unqualified opinion. ये क्या होती है? साफ ओपिनियन, साफ रिपोर्ट दी है जिसमें वो आपको ये बता रहा है कि आपके फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of transactions. Sampling base. Therefore, the financial statements are correct in all respects. In all material respects. Since no control deficiency and fraudulent conduct had been reported by the auditor, क्या वो कंट्रोल्स के ऊपर कोई बात करता है? क्या वो फ्रॉड के ऊपर कोई बात करता है? I can safely invest further amount, मैं इस कंपनी में मज़ीद अमाउंट सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या इस चीज़ की गारंटी देता है वो? नहीं। इन द कंपनी एंड बिकॉज देयर इज़ नो रिस्क, चूँकि वहाँ में कोई रिस्क नहीं है, दैट आई विल लूज माई मनी ड्यू टू फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सोच के बताएं आपको किस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशंस की तरफ लेके जा रहा है। तो 8 नंबर के लिए जब वो आपसे कह रहा है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने ब्रीफली क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, तो सर यहाँ पे आप इनहेरेंट लिमिटेशंस को बहुत खूबसूरती के साथ आंसर कर रहे होंगे। ये बात मेरी समझ आई? ऊपर वो जितनी भी बातें कर रहा है ये सारी की सारी वो बातें हैं जो कि एक ऑडिटर करता ही नहीं है। तो टेक्निकली व्हाट ही इज आस्किंग फॉर इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो ऊपर का सिनेरियो देख के हमें समझ के आई पहले तो कि IK ने बड़ा मुश्किल सा एक सवाल पूछ लिया। नहीं, जब इसको ध्यान से देखा, जब रिक्वायरमेंट को पढ़ के हम ऊपर गए और हमें पता था कि हमारा माइंड क्या होना चाहिए, हमसे पूछ क्या रहा है? मिसकंसेप्शंस। अच्छा, मिसकंसेप्शंस के लिए एक और वर्ड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा किताब में, एक्सपेक्टेशन गैप। किसने कहा? एक्सपेक्टेशन गैप। कि वो लोग क्या समझते हैं और असल में होता क्या है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये सवाल एक एक्सपेक्टेशन गैप की तरफ आपको लेके जा रहा है, और नॉर्मली ये आपकी इनहेरेंट लिमिटेशंस ही होती हैं। वो समझते हैं कि हम लोग तमाम ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, बट हम लोग सैम्पलिंग बेस पे चलते हैं। उनके नज़दीक ऑडिटर पूरा साल आके बैठता है, मगर हम लोग आखिरी के 3-4 महीनों में होते हैं। वो समझते हैं कि ऑडिट करवाना एक स्टैट्यूटरी फ़र्ज़ है हर कंपनी पे। ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट वो समझते हैं कि ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट करता है और फ्रॉडियर को पकड़ के जेल में भी भेजता है। असल में ऐसा नहीं होता। वो समझते हैं कि हम लोग जाके अकाउंट्स बनाते हैं और बाद में उसका ऑडिट करते हैं। ऐसा तो नहीं होता। ब्रैकेट में लिख लें, सिर्फ किताबों में। हाँ वाकई प्रैक्टिकली पहले आप लोग जाते हैं, वो आपको ड्राफ्ट देते हैं, आप पहले महीना सवा महीना बैठ के अकाउंट्स बनाते हैं और उसके बाद उन्हीं अकाउंट्स का खुद ही से ऑडिट किया जाता है। तो आखिरी वाली बात को आपने फ़िलहाल आर्टिकल्स में जाने से पहले इग्नोर कर देना है। मैंने आपसे कोई बात ऐसी नहीं की, भूल जाए। हाँ, बड़ा कुछ आता है, मगर फॉर द टाइम इसको अपने माइंड से निकाल दें। कोई बात नहीं, मैं उसके बाद में एडिट करवा दूँगा। मेरे लिए बड़ा आसान है एडिट करवाना। मेमोरीज में ऐसे आपकी वो मेरी भी है, मैंने 4 साल गुजारे हैं, मुझे पता है। तो ये चीज़ ऐसे ही होती है। डन। अभी के लिए आप एक मासूम बच्चे हैं जिन्होंने जो किताब में लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ याद कर लेना है और सद के दिल के साथ मान लेना है कि जो किताब कह रही है वही है, उसके अलावा
कुछ नहीं। सर आगे चलते हैं। हाँ जी, सर ये दो जगह टर्निंग आ गया तो उसका कोई जनरल सा हमें फॉर्मेट दिखा सकते हैं कि कैसे लेटर लिखते हैं? इसका ज़रा जाकर देखें सोल्यूशन, तीसरी क्लास वाली कॉपी है। देखें ज़रा जाकर, कभी कोई काम खुद भी करना चाहिए इंसान को। देखें सोल्यूशन, आप देखें तो सही, बुक भी नहीं है। ये लो, ये लो, टू द प्रिंसिपल SBI स्कूल, सब्जेक्ट मुझे मेरी फ़ी में माफ़ी चाहिए। नीचे खत आ गया, आपका सिंसियर बच्चा जो कि बाद में आपकी रिकॉर्डिंग्स ही देख रहा होगा। डन, चोरी करके क्या हुआ? सवाल दोबारा पूछिएगा। ठीक है, वो दे देते हैं और ऊपर वाली बातें माइनस कर देते हैं। मज़े की बात ये है कि जो चीज़ वो स्पेसिफिकली आपसे डिमांड कर रहा है ना, तो उसके माइंड में है कि आप उसको प्रोड्यूस भी करेंगे। और अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे, उसकी एक्सप्रेस की भी बात नहीं मान रहे, तो वो माइंड कर सकता है। और शायद वो इतना माइंड कर ले कि 2-3 नंबर आपके वैसे काट लें। शायद उसने रखे हों एक नंबर, बट चूँकि आपने बिल्कुल भी सिरे से उसको माइनस कर दिया है, तो वो 2-3 नंबर आपके एम शुगल में काट सकता है। तो उसको ये खेलने का मार्जिन आपने नहीं देना। डन, ना लिखने से कम इतना ही लिख दें यार, टू सब्जेक्ट। और ये तो नॉर्मली अभी आप लोगों को याद इतने तो होना ही चाहिए। एग्जामिनर प्रोफेशनल होता है। मेरी हंसी निकल गई। एग्जामिनर, देखो, एग्जामिनर वाकई में प्रोफेशनल होता है, तभी तो वो आपसे कह रहा है कि भाई मुझे ख़त का जवाब ख़त में लिख के बता दें। अदरवाइज़ वो आप पे अगर ये सिर्फ यकीन कर ले कि आपको आता है, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। उसको पता कि आपको नहीं आता और आपको भी पता कि आपको नहीं आता, तो कम से कम वो लिख दें जो आपके मार्क्स वो एटलीस्ट उतने ना काटें। तो एक चीज़ और, ख़त वो पूछ सकता है कभी कभी ना। मेमोरेंडम पता क्या होता है? क्या होता है मेमोरेंडम? एक्सटर्नली यूज होता है या इंटरनली यूज होता है? पहले एक दफ़ा सोच लें, आधी अवाम एक्सटर्नल पे और आधी अवाम इंटरनल पे है। मेमोरेंडम दोनों वे में इस्तेमाल होता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी और। कहने का मकसद ये है कि आपसे लेटर के अलावा 2 मज़ीद फॉर्मेट्स वो टेस्ट कर सकता है, एक मेमो और एक ड्राफ्ट एंड ईमेल। ईमेल का भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कभी ईमेल की है? उसमें क्या क्या होता है? टू ईमेल, नीचे खत का मतन और एंड के ऊपर वही कलमात जो के एंड वाले होते हैं। तो उसमें टू, डेट और ये नहीं आता, सिर्फ आपने ईमेल लिख देनी है यहाँ पे। और सब्जेक्ट तो खैर ईमेल में ऑटोमेटिकली आप लिखते ही हैं, और उसके नीचे वाले लाइन में आप सारी बात अपनी कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सब्जेक्ट में सारी बात कर देते हैं। वो मेल आती है, अंदर खाली होती है, और सब्जेक्ट कोई 36 लाइंस का होता है। तो बॉडी आपने बनानी है, सब्जेक्ट में सिर्फ आपने वो बताना है जो कि जिस चीज़ के ऊपर आप मेल अपनी कर रहे हैं। वापस आते हैं। सर ऑटम 19 3 नंबर। असलम भाई एक जूनियर मेंबर है आपके ऑडिट टीम के। ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल डिस्कशन with your team members, Aslam has inquired you about the reasons of emphasizing on professional skepticism, यानी कि वो हमसे skepticism को टेस्ट करवा रहा है।
When honesty and integrity of management is not questionable based on prior experience, बताएं क्या असलम की बात को हम सही माने या ना माने। वो कहता है कि हमारे मैनेजमेंट के साथ जो अभी तक रवाबित रहे हैं उनसे तो ये साबित होता है कि वो बड़े ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। तो बताएं क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं। तो वो आपसे मांग क्या रहा है? स्केप्टिसिज्म। ये क्या होती है? क्वेश्चनिंग माइंड, हमेशा अलर्ट रहना, उनकी बातों को पकड़ के एविडेंस के साथ मैच करते रहना, कोरोबोरेट करते रहना और क्रिटिकली असेस करते रहना। तो हम किसी भी टाइम पे आवाज़ ही ना आ रही पीछे? नहीं आ रही थी, अब आ रही है? आ रही है? खैर, हम किसी भी टाइम पे उनकी किसी भी बात के ऊपर 100% यकीन नहीं कर सकते। डन। ये नीचे पैगाम पहुंचा दें, ये बंद हो गया। अच्छा जी सर, कि हो सकता है कि कभी भी वो अपनी किसी भी बात से मुकर जाएं। हम 100% कभी भी किसी इंसान को अच्छा नहीं कह सकते। शरीफ कौन है? जिसको मौका नहीं मिला, उसको बहुत मौके मिले हैं। उस जैसा शरीफ तो कोई, खैर हम लोग सियासी बातों तो नहीं ना कर रहे, वापस आते हैं। अच्छा जी, एक काम करते हैं, क्वेश्चन 1 पहले कर लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये कौन से होते हैं? 3 पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, रिपोर्ट और एविडेंस। अच्छा, उसने 4 मांगे, ये तो 5 होते हैं ना, तो 4 कौन से लिखें? कोई से 4। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4, कोई से 4। अब आपके पास एक सवाल होगा कि सर 5 अगर लिख दें तो क्या होगा? वो सवाल नहीं, कोई और है? क्या सवाल है? हाँ बिल्कुल देना, बिल्कुल बताएंगे। खैर सिर्फ उसका नहीं, बाकियों को भी आप कम से कम एक लाइन तक लेके जाएंगे कि ये होता क्या है। सिर्फ आपने बुलेट्स नहीं लिखनी, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन लाजमी कर देना है। अच्छा, क्या हम 500 लिख कर आ जाएं? ICAP का जो एग्जामिनर है वो तो प्रोफेशनल होता है ना, बुरा मान जाएगा? नहीं, उसको इतना मसला नहीं है। बट उसके माइंड में एक चीज़ आएगी, शायद बच्चा अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, तो कोशिश करें जितना मांगा है उतने में ही रह के उसको आंसर करें। क्या हटा दूँ? हाँ, वो कोई भी, उसने कहा एनी 4। उसने आपसे लिंक तो मांगा ही नहीं ना, वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कोई से 4। किसका? उसने आपसे पूछा है कोई से 4 बता दें। अच्छा जी, अब आए जरा नीचे। हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं, एक 8 नंबर का और एक 7 नंबर का। ऑटम 19 क्या कह रहा है आपसे? पहले रिक्वायरमेंट डिस्कस करें, हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद। अब अमजद भाई का कुछ ऊपर एतराज़ आ रहा है, कोई ना कोई उसके व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, उसने कोई ना कोई बात ऊपर की होगी। रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। अमजद भाई कौन है? CEO और एक मेजर शेयर होल्डर ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं कहता हूँ, तो अमजद भाई कौन है? एक CEO है, किसके? एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट कंपनी के। आवाज़ आ रही? आ रही। He has offered your firm to be the, पीछे ठीक है, He has offered your firm to be the first external auditor of the company। उसने कहा कि आप आएँ और हमारी कंपनी के पहले एक्सटर्नल ऑडिटर बने। ड्यूरिंग अ मीटिंग के दौरान ही वॉज ऑफ द व्यू पॉइंट, अब उसका व्यू पॉइंट आ रहा है जिसकी वो नीचे बात कर रहा था, दैट स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब जरा शुरू करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ बीन लीगली मैंडेटेड एंड it does not value to the business. However, he believes
दैट ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड्स विद इन द कंपनी। भाई साहब ने 3 बातें की हैं। एक कि ये लीगली मैंडेटेड है, दूसरा कि ये आपके बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, तीसरा कि ये तमाम मेजर फ्रॉड्स को पकड़ने में हेल्प करता है। 3 बातें हैं। एक सेकंड, कंपनी लिस्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, तो प्राइवेट कंपनीज की अपने कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये हर कंपनी पे क्या लीगली मैंडेटेड है? नहीं, हर कंपनी में नहीं होती है। एंड इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस, क्या इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है? वो कौन कौन सी होती हैं? एक लाइन का जवाब है मिस, कौन सी लाइन है वो? वैल्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वैल्यू में कौन कौन सी बात आएगी मिस? वैल्यू। ऑडिट आपके कंपनी में क्या अहमियत देता है आपको? कौन कौन सी वैल्यूज आपको देता है? ठीक है, मैं बेसिकली एक लाइन सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं एक लाइन सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। एक लाइन। क्या? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एडवांटेजेस वो 5 के 5 नहीं, आप लोग मुझे 5 बता रहे थे, मैं सिर्फ एक लाइन सुनना चाहता था। एडवांटेजेस वो कितने लिखे हमें किताब में? 5। तो 7 में से 5 तो हमें वहाँ से मिल जाएंगे। अगर वो 5 बातें आपको आती हैं और सही से आती हैं तो आप इसके व्यू पॉइंट का सत्यानाश कर सकते हैं कि भाई रुको, ये हमें ये सारी वैल्यूज ऐड करके देता है, तुम कैसी बात कर रहे हो? फिर ही बिलीव, उसका ये यकीन है कि भाई ऑडिट जो है वो आपको तमाम मेजर फ्रॉड्स पकड़ने में हेल्प आउट करता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? उसका ये काम ही नहीं है। ये काम किसका है? तो 2 नंबर यहाँ से और 5 नंबर ऊपर से। कोई मसला? क्या करेंगे? एक आधा कर देगा। सर ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है इसमें वो थ्रेशोल्ड बताएंगे कि 1 मिलियन होगा फिजिकली? बताएंगे, लिखना पड़ेगा। मगर मजे की बात है किताब में उस तरह से 1 मिलियन वाली बात है नहीं। किताब, पूरी किताब में वो 1 मिलियन वाली बात कहीं भी नहीं कर रहा। ये बात ऑडिट में नहीं है, ये बात कंपनी लॉ की है। तो अगर आप ये वाली बात फिलहाल माइनस भी कर दें तो इसके 5 नंबर और इसके नंबर ऑटोमेटिकली इतने हैं कि वो आपके 7 मार्क्स को पूरा कर जाएंगे। समझ आती है? सवाल आया कि सर क्या पूरे मार्क्स मिलते भी हैं या नहीं है? सर मिलते हैं, बशर्ते कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, बशर्ते कि आपने लिखा अच्छा हो, बशर्ते कि जो चीज़ किताब में लिखी हुई है अगर आप उसको एज इट इज़ नहीं भी लिख रहे, स्टिल जो बात आप लिख रहे हैं वो उतनी अच्छी हो कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक से पाक हो, और जो चीज़ किताब में जिस मायने के साथ है आपकी स्टेटमेंट भी उसको वही मायने दे रही हो। तो अपने अल्फाज में लिखना मना नहीं है, मगर कोशिश करेंगे कि फिर आप वो लिखें जो कि उसका कम से कम बामानी तर्जुमा वही कर रहा हो जो कि किताब में है। तो टेक्निकली कायम ही कर लें। फिर इतने जो आप लोगों ने मेहनत से गुजरना है तो फिर रटाई लगा लो यार, मगर लिख सकते हैं अपने अल्फाज में और पूरे नंबर आते ज़रूर हैं। अच्छा जी, गाइड करें। क्या गाइड करें? गाइड करें अपनी ऑडिट टीम को विद रिगार्ड्स टू देयर असेसमेंट ऑफ 8 नंबर। यू आर द ऑडिट मैनेजर। उस वक्त आपको हम कहते थे कि ये 3 का है, बट अब आप लोग 3 पढ़ रहे हैं, आपको मसला आपको नहीं आने वाला। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ BTL
एट द प्लानिंग स्टेज, ये स्टेज कौन सी होती है? इनिशियल स्टेज। प्लानिंग स्टेज पे योर ऑडिट टीम हैज असेस्ड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। प्लानिंग स्टेज पे आपने ये असेस कर लिया कि भाई कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल्स को भी ओवरराइड नहीं कर रही है। द ऑडिट टीम असेसमेंट ये क्यों कर रही है? इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कंपनी हैज़ बीन एन ऑडिट क्लाइंट फॉर द फर्म फॉर द लास्ट, पिछले 10 सालों से हमारे पास इस कंपनी का ऑडिट रहा है और हमें पिछले 10 सालों में कोई ऐसी गड़बड़ होती हुई नज़र नहीं आई। स्केप्टिसिज्म। क्या पूछ रहा है? स्केप्टिसिज्म। डिफाइन करें सबसे पहले, उसके बाद उसको उठा के इसके साथ लिंक करें। आपने पूरी डेफिनेशन उठा के पहले लिख देनी है, लिख दी, फिर आपने कहना है कि हम इस सिनेरियो में स्केप्टिसिज्म को कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं टेक्निकली, उसको उठा के यहाँ पे लिंक कर दें। लिंक कर दिया, उसके बाद आप बताएं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, बता दिए। एंड पे अपनी कंक्लूजन लाजमी दें कि भाई मेरे नज़दीक इन तमाम बातों को देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि हमें हमेशा स्केप्टिक रहना चाहिए, और बेशक 10 साल का हमारा वास्ता है, हमें उसके ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। तो 8 नंबर को आप 4 बातों में कंप्लीट कर रहे होंगे। सर क्या हम यहाँ पे किसी न किसी थ्रेड का जिक्र कर सकते हैं? आप कर दें, कोई मसला नहीं है, मगर इतना एडवांस ना जाइएगा कि वो बेचारा परेशान ही हो जाए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा करना चाह रहा है? स्केप्टिसिज्म का। ठीक, क्या हम यहाँ पे जजमेंट डाल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बनती है। हाँ, आप ये लिख सकते हो कि एज पर प्रोफेशनल जजमेंट नॉर्मली एक ऑडिटर को हमेशा स्केप्टिक माइंड रखना चाहिए, वो बात समझ आती है, मगर उसको लेके पूरा एक्सप्लेन करना, उसके फ़ायदे बताना डजंट मेक एनी सेंस। डन डन सर, 12 सवाल है। अब अगला जो हमारे पास चीज़ है कि इन 12 में से वो सवाल कौन से हैं जो कि हमें लिख के करने चाहिए? नोट कर लें, आए देखते हैं। 12 में से 5 सवाल ऐसे होंगे। शुरू हम लोग करते हैं यहाँ से। इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा था? 4 रीजंस, कौन सी? तो ये आपने लिख के करना है। ये आपसे वो पूछ रहा है इनहेरेंट। तो जब आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड इन राइटिंग। उसके बाद ऊपर 8 नंबरों के लिए मिसकंसेप्शंस के ऊपर बात कर रहा था, वो आपसे अगेन लिमिटेशंस और उसके फ़ायदों की तरफ जा रहा था। तो दिस क्वेश्चन शुड आल्सो बी इन राइटिंग। उसके बाद हमारे पास 2 सवाल तकरीबन एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 4। एक 3 नंबर का है और एक 8 नंबर का है। दोनों में आपसे क्या पूछ रहा था? स्केप्टिसिज्म। तो इन दोनों में से कोशिश करें ये वाला अपने अल्फाज में लिख लें। 3 सवाल हो गए। अच्छा, तो जब वो वैल्यू की बात कर रहा है तो वो यहाँ पे आपसे फ़ायदे और बेनिफिट्स की बात कर रहा है, और किसी भी सवाल में मुझे उसके एडवांटेजेस प्रॉपर्ली नज़र नहीं आए थे। तो दिस शुड आल्सो बी इन राइटिंग। 4 सवाल हो गए। अच्छा, इस सवाल में वो आपसे सिर्फ 4 एलिमेंट्स मांग रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस पर ज़्यादा परेशान होना है अगर आपने इसकी डेफिनेशन को क्रैम किया हुआ है। हाँ, डिफ़ाइन अगर वो आपसे करवा ले, अगर वो आपसे डिफ़ाइन करवा ले तो आपको डेफिनेशन इसकी प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड आनी चाहिए। तो तैयारी करते हुए इसकी डेफिनेशन को अलॉन्ग विद दिस 5 एलिमेंट्स आपने सही से तैयार कर लेना। फिर आते हैं नीचे। अच्छा, हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल है जिसमें इसने स्टुवर्डशिप और इस तरह की बातों के ऊपर बात की है। शायद आईकैप दोबारा से पूछ ले, इसको भी लिख लें, और इसके बाद दैट्स इट, और हमें को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट के ऊपर और के सवाल नहीं है, चल इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 1, 2,
3, 4, 5 और 6, 12 में से 6, 12 में से अगर आपका बहुत दिल कर रहा है कि मैं किसी सवाल को माइनस कर दूं तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल ऊपर भी रिपीट हो रहा है लिमिटेशंस वाला, ये लिमिटेशंस वाला ये ऊपर भी रिपीट कर रहा है क्या। तो ज़रा मुझे बताइएगा कौन से हैं, एक दफ़ा आप लोग पहले नोट कर लें और फिर आप लोगों ने मुझे लिखवाना है, मैंने यहाँ पे लिखना है। ज़रा नोट करें, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्या है, अपने पास पहले नोट कर लें, सारा कर लिया, लिखवा सकते हैं मुझे, लिखन तो दो मैनू, हाँ जी लिखवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 19 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद पहले की सर चलें लिखवाएं कौन सा है, क्वेश्चन 7 ऑटम 20 का, और क्वेश्चन 1 ऑटम 18, ऑटम 18 का क्वेश्चन 1, और ऑटम 17 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन 1 स्प्रिंग 13 का क्वेश्चन 1 है। क्या यही 5 है? क्या यही 5 है कासिम भाई, यही 5 है? वेरीफाई कर दें। वो आपने रिमूव कर दिया, मैंने इसको फिलहाल रिमूव कर दिया था। सर वो आपने रिमूव, तो फिर एक मिस हो गया ना, मिस कौन सा हुआ? स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे सोए हुए हैं, हाँ 6। तो भाई ये वो सवाल हैं जो कि आपने इन राइटिंग लाजमी करने हैं। कर लेंगे 6 सवाल राइटिंग में, वो कर लेंगे 6 सवाल राइटिंग में। ग्रीन शर्ट वाले भाई, ये 6 सवाल कौन से हैं और इसका क्या फ़ायदा है? कब करेंगे लिख के? आज कर लें, या जब आप रिवीजन करने बैठें, एटलीस्ट दीज क्वेश्चन शुड बी ड्राफ्टेड। बाकियों को अगर आप पढ़ भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, मगर ये 6 शुड बी रिटन। डन? हाँ जी, लिख लें, सुकून से लिख लें, बहुत टाइम है हमारे पास, खुला खेल है। बल्कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ना अपने बोरिया बिस्तरे यहाँ पे ले ही आए, क्योंकि अब हम लोग चौथे गेड़ में दाखिल हो चुके हैं आप सबको लेके। चाय, नाश्ता, अंडा, SBI आपको बड़ा कुछ प्रोवाइड करने को तैयार है, मगर आप लोग पहले ज़रा कुछ दिखाएं तो सही। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। अपनी विल दिखाएं, अपना जोश दिखाएं, जज्बा दिखाएं, कुछ करने की लगन दिखाएं। दिखा देंगे ना। एक्सपेक्टेशन गैप, मेरे माइंड में कुछ और था, आपके माइंड में पता नहीं क्या किया था। खैर, ये 6 सवाल क्लियर है, पक्की बात है, क्लियर? आगे चलें।